नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम प्रिपरेशन की आज का हमारा सेकंड सेशन आ चुका है, जिसमें हम जो है वो रिवीजन सेशन ही हमारा रहता ही, आप जानते ही हैं। आपने जो भी किताबों से पढ़ा होगा उसका रिवीजन आप यहाँ बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। इससे होगा क्या, इससे आप विश्लेषण कर पाओगे कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी हो पाई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में चाहे जेवीटी एग्जाम की बात करें, पटवारी एग्जाम की बात करें, एचआरटीसी कंडक्टर की बात करें, या फिर हिमाचल प्रदेश एसआई एग्जाम की बात करें, पुलिस एग्जाम की बात करें, कोई सा भी एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस जो है हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश सेशन अभी हमारा चला हुआ है, सीरीज हमारी चली हुई है, और हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपका हर एक एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड हमने किए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को भी। और हिंदी सेशन हमारा आज का रहने वाला है, साथ में कुछ एक और क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। जल्दी से सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा, और लास्ट में जब भी आप जो है वो वीडियो एंड करेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना जो स्कोर है वो जरूर लिखिएगा आप। इससे आप जो है वो विश्लेषण कर पाओगे कि आपका स्कोर कितना हुआ है और कितने अच्छे से आपकी जो है वो रिवीजन हो पाई है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जगत का अर्थ है। क्योंकि हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है आपको करवाया है, उन्हीं टॉपिक्स को आप देखिए, यहाँ पे जो भी करवाया जाता है, आपको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों से संबंधित आप किताबों में जाके ढूंढिए और वो टॉपिक्स जो अपने क्लियर कर लीजिए। हमारा मेन मोटिव ये रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यहाँ पे देखा और उसके बाद आपने किताबों को छुआ नहीं। तो किताबों का अपना महत्व रहता है। देखिए, यूट्यूब से ही पढ़कर जो है आप कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। यूट्यूब तो आपका एक रिवीजन करने का केवल जरिया है। तो यहाँ पे जो है वो पहला प्रश्न हमारा है, जगत का अर्थ है। तो जगत का अर्थ क्या रहेगा? ऑप्शन समाज, संसार, देश या प्रदेश। हम कहते हैं कि इस जगत के जो कर्ता धर्ता है वो श्री हरि विष्णु है। तो इसमें देखिए, वो किसी समाज, किसी देश या प्रदेश के कर्ता धर्ता तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है वो पूरे संसार के होंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्योंकि आपको देखिए लाइव चैट में जो है वो ऑप्शन दिया गया होता है, आप वहां पे आंसर अपने कर सकते हो। लाइव चैट इनेबल हमारी है, तो आप वहां से जो है वो आसानी से अपने उत्तर दे सकते हो। बाकी वीडियो एंड होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जो अपने आंसर दे सकते हो। अगला प्रश्न है, निष्फल का आशय है। निष्फल का आशय है, क्या आशय रहेगा निष्फल का? अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ? तो जो चीज भी निष्फल रहेगी वो क्या कहेंगे हम? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, निष्फल। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा? लाइव चैट में आपको समय दिया जाता है, आप अच्छे तरीके से विश्लेषण अपना कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? देखिए, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करना, तो जीवन को सुखमय बनाना, जाहिर सी बात है। सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार आपको ऑप्शन सारे पढ़ लेने, वहीं से आपकी जो है वो समझ काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। हाँ जी, यहां देख लीजिए, निम्न में दीर्घ स्वर है। कल की जो हमारा सेशन रहा था, अभी तक आपने नहीं देखा जाकर देखिए, उसमें हमने व्यंजनों की बात की हुई थी। यहाँ पे देखिए स्वरों से संबंधित प्रश्न है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? सो ई दिया है आपको, ई, ई, ए। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ओके, दीर्घ स्वर आपका रहेगा ई। और यहां पे देखिए, जो आपके पास आ रहेगा, बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटा अ है, बाकी छोटी ई, छोटा ऊ है, और री है वो ह्रस्व स्वर में आते हैं। और बाकी के जितने आपके स्वर हैं वो संयुक्त स्वर में आते हैं। यानी कि दो स्वरों से मिलकर जो है वो बाकी के स्वर आपके बनते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास किस में आ जाते हैं? वो संयुक्त स्वर में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से उत्तर दे पाओगे। अब देखिए यहाँ पे, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन की हमने कल भी बात की हुई थी। सो राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी जी। कौन कौन से रहेंगे? य, र, ल, व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये रहते हैं। बाकी श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन रहते हैं। और इसमें आपके पास जो ग और ज है वो कौन से रहेंगे? ग और ज कौन से रहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। स्पर्श व्यंजन रहेंगे, जी हाँ। तो स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण, घोष प्राण, ये सभी तरह के आपने पढ़ लेने हैं। यहां से आपको समझ आ रहा होगा कि आपको टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि आपको ये चीज बतलानी है कि आपने बुक्स में से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं।
अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण जरूर पढ़ लीजिएगा आप। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। अब अल्प प्राण क्या रहते हैं? ठीक है, वो व्यंजन जिनके उच्चारण में जब हम अपनी श्वास का उपयोग करते हैं तो श्वास जो है वो अल्प मात्रा में निकलती है। ठीक है, श्वास जो है वो अल्प मात्रा में निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण हम कहते हैं। और अल्प प्राण की अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारे पास जैसे वर्ग दिए गए होते हैं, ठीक है, 5 वर्ग आपके पास है, कवर्ग है, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग है। तो उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो आपके पास जो है अल्प, ठीक है, अल्प प्राण में रहता है, क्योंकि जब हम उनके उच्चारण करते हैं तो श्वास जो है वो अल्प मात्रा में निकलता है। ऐसे में हम उनको जो है वो अल्प प्राण में लेते हैं व्यंजनों को। और इसके अलावा अगर हम बात करें यर लव, तो वो अंतस्थ व्यंजन है और वो भी अल्प प्राण व्यंजन रहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे देख लेना है। देखिए, हम एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा नहीं पाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा लंबी वीडियो वो चली जाती है एक ही प्रश्न पे जो है। अगर हम 10 मिनट समझाने बैठे तो आप समझते हैं कि आपका भी टाइम काफी ज्यादा कीमती है। तो हम आपका टाइम जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहते हैं इस रिवीजन सेशन में। आपकी भी जल्दी जल्दी रिवीजन हो, हमारा यही जो है वो मेन मोटिव रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? अब आपको घोष वर्ण बताना है। ठीक है, अब देखिए घोष वर्ण रहते क्या है कि जैसे हम नाद की दृष्टि से देखते हैं, और ऐसे व्यंजन वर्ण ये रहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत हो जाती है, बिल्कुल पूरी तरह से झंकृत हो जाती है, वो घोष वर्ण कहलाते हैं। इसमें भी प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा रहता है और चौथा रहता है और पांचवा वर्ण जो रहता है वो आपके पास क्या रहता है? ये आपको देखना है, घोष वर्ण में आता है ना? तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सभी स्वर वर्ण, ठीक है, तो वो भी आपके पास घोष वर्ण में आते हैं। और यर लव और ह जो है वो घोष वर्ण में आते हैं। देखिए, यर लव की बात करें, हमने यहाँ पे वो अल्प प्राण में भी देखे हैं, और घोष वर्ण की जब हम बात करते हैं वो घोष वर्ण के अंतर्गत भी आते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार स्थिति को जो है वो स्पष्ट कर लेना है किताबों के माध्यम से। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में ओष्ठीय वर्ण कौन सा है? निम्न में ओष्ठीय वर्ण कौन सा है? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऊ, ठीक है, ऊ जो है ओष्ठीय वर्ण है, क्योंकि आप जानते ही हैं जब भी हम ऊ कहेंगे तो दोनों ओठों के जो है वो स्पर्श से बोले जाते हैं, है ना? दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वर्ण ही तो ओष्ठीय वर्ण कहलाते हैं। तो जब आप ऊ का उच्चारण करते हो तो जाहिर सी बात है दोनों ओठों के स्पर्श से आप कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है ये ओष्ठीय आपके पास आएगा। परंतु आपके पास जो अ और आ है, ठीक है, आ है आपके पास, वो किस में आएगा? कंठ्य वर्ण है, तो इनका उच्चारण स्थान भी कंठ आ जाएगा, है ना? कंठ से आ जाएंगे। और ई आपके पास क्या आएंगे? वो तालव्य वर्ण में आते हैं। तो उच्चारण स्थान आपको एक बार रीड कर लेने हैं, अच्छे तरीके से समझ लेने हैं, क्योंकि ये यहां से प्रश्न आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में बनता ही बनता है। देखिए, कुछ लोग कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स, वो ये कहेंगे कि लेवल जो है वो हाई हो सकता है, लेवल जो मीडियम यहाँ पे हो सकता है इसका। तो देखिए, आप जानते ही अब जो है वो कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया और लेवल हाई होने वाला है। हम जितना ज्यादा यहाँ पे जो है वो हार्ड लेवल आपके लिए लेकर आएंगे उतना ईजी आपको एग्जाम में होगा, ठीक है, उतनी मदद आपको एग्जाम में मिलेगी। अगर हम यहाँ पे जो है वो आपके लिए आसान प्रश्न लेके आते हैं तो कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, मैं तो डायरेक्ट सी बात बोलता हूँ। और अगर जितना हार्ड यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं उतनी आसानी आपको जो है वो एग्जाम में होने वाली है। तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में योग रूढ़ शब्द है। अब देखिए, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। शब्दों के जितने भी प्रकार हैं रचना के आधार पर, ठीक है, या फिर अन्य जितने प्रकार के बोले जाते हैं, तो वो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ये टॉपिक्स आपके क्लियर हो रहे होंगे कि आपको पढ़ना क्या है। हम आपको यहाँ पे बताने आते हैं कि आपको पढ़ना क्या है ना? तो योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा? सो बी इज द राइट आंसर, जलज। जलज जो है वो सही उत्तर रहेगा। और इसमें जलज, अब योग रूढ़ शब्द ये कैसे बना? देखिए, योग रूढ़ शब्द की जब हम बात करते हैं तो जलज का अगर हम साधारण शब्दों में देखिए, सामान्य अर्थ जलज का क्या रहेगा? मैं अगर आपसे पूछूं तो आप ये कहोगे कि जो चीज जल से उत्पन्न होती है या जो चीज जल में उत्पन्न हो रही है वही तो है जलज, है ना? किंतु अगर हम जलज का पर्यायवाची देखें या यूं देखें कि हम किस अर्थ में ले रहे हैं, तो इसका अर्थ रहेगा कमल, है ना? जलज क्या रहेगा?
वो कमल रहेगा, ये आप जानते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने इसके सामान्य अर्थ को छोड़कर जो है वो विशेष अर्थ के परिचायक के रूप में इसका प्रयोग किया है ना, विशेष अर्थ के रूप में इसका प्रयोग किया है। तो इसलिए इसे जो है वो योग रूढ़ कहा जाता है। तो यहां से आप समझ रहे होंगे, है ना, आप यहां से समझ गए होंगे कि ऐसे शब्द जिनको हम जो है उसके सामान्य अर्थ से छोड़कर जो है वो विशेष अर्थ के परिचायक के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं, उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। समझ गए? स्थिति क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी। और अभी अब तक आपका कोई डाउट है तो हमारे आगे वाले सेशन जरूर आने वाले हैं। ये तो अभी स्टार्टिंग है भाई, अभी तो आपका रिवीजन सेशन है। जब हम आपके लिए फुल क्रैश कोर्स लेकर आएंगे तब आप देखिएगा कितने अच्छे तरीके से हम आपको करवाते हैं। तो जलज यहाँ पे हो गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया? योग रूढ़ आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का जल्दी से बता दीजिए भाई, क्योंकि मैंने संधि विच्छेद कल भी मैं एक लेके आया था, विषम लेके आया था, और जिसमें व्यंजन संधि थी, ठीक है। वी जमा सम था उसमें, तो विषम व्यंजन संधि थी वो उसमें। अब इसमें बता दीजिए महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, और साथ में ये भी बताइए कि इसमें संधि कौन सी होगी, ठीक है, कौन सी संधि होगी ये भी बता दीजिए आप अपनी लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में। मजा आने वाला है भाई, फुल मजा आने वाला है इस सेशन में। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, ठीक है, महा उत्सव, ठीक है, महा उत्सव। ऐसा क्यों? देखिए यहां पे क्या क्या जुड़ रहा है, महा जमा उत्सव, यानी कि आ और उ इसमें जुड़ रहे हैं। जब आ और उ इसमें जुड़ रहे हैं तो ये क्या बना देंगे? ओ बना देंगे, है ना। ओ ये बना देंगे, और ओ आपके पास क्या रहता है? एक मैंने आपको संयुक्त, क्योंकि संयुक्त ये आपके पास स्वर में आते हैं, और ओ जब ये बनाएगा तो ये क्या रहेगा? क्योंकि स्वर भी है ये, तो गुण स्वर संधि ये रहेगी आपके पास, ठीक है। क्योंकि दो स्वर मिलकर जो है वो इसका निर्माण कर रहे हैं, इसलिए गुण स्वर संधि ये रहेगी। समझ आ गया भाई? बहुत आसान तरीके से समझ आ गया, क्योंकि हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट आप बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, और बहुत अच्छा, हमें भी अच्छा लगता है कि व्यूअर्स इस तरह से जुड़ते हैं और आगे भी हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत दिल से अच्छा लगता है भाई, आपके कमेंट पढ़ के दिल से अच्छा लगता है। आप बता दीजिए जरूर कहां से, कौन से जिले से हैं आप, वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं बातें थोड़ी ज्यादा करता हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे, बट ये रहता ना, इंटरेक्शन जरूरी है भाई, एक दूसरे की इंटरेक्शन जरूरी है। जितनी इंटरेक्ट हम एक दूसरे से होंगे उतनी हमारी समझ बढ़ती जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, और अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न हम देखते हैं जी, यहां पर है, हाँ, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? जल्दी से बता दीजिए बैलगाड़ी में कौन सा समास है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था समास भी आपको पढ़ने हैं। आज पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए हैं, बता दीजिए यहाँ पे समास कौन सा रहेगा बैलगाड़ी में। कल हमने एक पढ़ा था, कौन सा समास रहेगा? ऑप्शन डी, ठीक है, तत्पुरुष। ओके, अब तत्पुरुष समास रहता क्या है? इसमें उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं, बैलगाड़ी की बात जब हम करते हैं तो बैलगाड़ी में क्या है? उत्तर पद प्रधान ही तो है भाई, इसीलिए जो है वो तत्पुरुष समास इसे हम कहते हैं, है ना। और इसमें जब हम समास विग्रह की बात करते हैं तो समास विग्रह क्या होगा? बैल की गाड़ी, है ना, बैल की गाड़ी हम बना रहे हैं एक, तो उसे बैलगाड़ी कहेंगे, है ना। रेलगाड़ी, रेल की गाड़ी हम बना रहे हैं तो उसे रेलगाड़ी कहेंगे, है ना, लोपथगामिनी। चलिए अगला प्रश्न है, आगमन में उपसर्ग है, आगमन में उपसर्ग है। कल हमने प्रत्यय भी पढ़े थे, ठीक है, जो शब्दों के बाद में किसी शब्द के साथ बाद में जुड़ते हैं और उसका जो है वो पूरी तरह से अर्थ बदल देते हैं। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग मैंने आपको पहले बताया था, वो पहले जुड़ते हैं, है ना, प्रीफिक्स, सफिक्स। ओके, इज इट क्लियर? सो आगमन में उपसर्ग कौन सा रहने वाला है? आ उपसर्ग रहने वाला है भाई, आ उपसर्ग रहने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जुड़ते जाइए। लाइव प्रीमियर क्लास ये रहती है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास से पहले से ही मैं आपको बता दूं, इसीलिए आपके साथ लाइव इंटरेक्ट उस तरीके से नहीं कर पाता हूं। सो जल्दी हम लाइव क्लासेस भी लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है, रसोईया में प्रत्यय है या फिर, ये आपके पास दिए गए हैं, आ फिर या फिर रस, जल्दी से बताइए। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ईया प्रत्यय, ठीक है। ईया प्रत्यय जो है वो रसोईया में रहता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
निम्न में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? देखिए वहां पे हमने योगरूढ़ शब्द की बात की थी। अब यौगिक, योगरूढ़ ये अलग प्रकार के शब्द आ जाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये अलग प्रकार के शब्द आ जाते हैं। तो शब्दों के भेद जो है वो आपको पढ़ लेने हैं भाई, पूरे पढ़ लेने और क्लियर कर लेना, स्पष्ट करनी है स्थिति, किस तरह से आपको एग्जाम में जब भी आ जाए तो किस तरह से आप उत्तर दे पाओ। अब तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए क्षेत्र, गधा, गाय या फिर घर। चलिए यहां पे देख लेते हैं तत्सम शब्द होते क्या है। तत्सम, ठीक है, संस्कृत के शब्द रहते हैं तत्सम, जो ज्यों के त्यों जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। यहां से समझिए। अब गधा है, गधा तो गधा ही रहेगा भाई, है ना। आप चाहे आप जो नॉर्मल भाषा आपकी है, ठीक है, हम कह सकते हैं हिंदी, तो गधा ही है। गाय तो गाय है, घर तो घर ही है। मतलब हम क्षेत्र की बात करते हैं, एक फील्ड की बात कर रहे हैं। फील्ड को हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, ठीक है। कोई फील्ड है, कोई लैंड है, तो उसको हम जनरली क्या कहते हैं, खेत कह देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्षेत्र क्या रहेगा, वो तत्सम शब्द रहेगा। बाकी आपके पास गधा, गाय और घर क्या रहेंगे, ये बता दीजिए जल्दी से। ये आपके पास रहेंगे तद्भव, ठीक है, तद्भव, तद्भव रहेंगे, है ना। और इसके अगर हम गधा, गाय और घर के तत्सम शब्द बनाने हो तो किस तरह से बनाएंगे। गधा का क्या हो जाएगा आपके पास, गर्दभ हो जाएगा। गाय का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। और घर का क्या हो जाएगा भाई, गृह। हम जो बोलते हैं गृह, अपने गृह प्रवेश है। गृह प्रवेश यानी कि गृह क्या है, वो तत्सम शब्द है। और घर क्या है, घर प्रवेश। घर क्या है, वो है तद्भव। तो तत्सम और तद्भव में शब्द समझ आ गया आपको, शब्द भेद तो आपको समझ आ गए होंगे। ये आपको यहाँ से अपनी जो है वो स्थिति स्पष्ट कर लेनी। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब देखिए मैंने तद्भव शब्द आपको बता दिए हैं। ये नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, जनरली हम सामान्य तौर पर यूज करते हैं हिंदी शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। यौवन है, निर्जर है, जीव है या स्थान है, जल्दी से बता दीजिए। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, जीव, ठीक है। क्योंकि स्थान है भाई, स्थान को हम ये तो ना कहेंगे उस स्थान पे बैठ जाओ। हम क्या कहते हैं जब हम भाषा यूज करते हैं, भाषा इस्तेमाल में लाते हैं, हम कहते हैं उस जगह पे बैठ जाओ, है ना। यौवन, हम ये तो नहीं कहते हैं भाई इसका यौवन तो देखो, हम क्या इसकी जवानी देखो, है। वही बात आ गई ना। निर्जर भी हम नहीं कहते। इसी तरह से हम डायरेक्ट कहते थे जीव। और जीव, अगर जीव का हम तत्सम देखें तो क्या रहेगा, जिह्वा, ठीक है, जिह्वा, हमारी जीव जिह्वा। सो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जो है वो स्पष्ट होता जाएगा। और जेबीटी कमीशन की बात करें, बीएड कमीशन की बात, कोई भी एग्जाम ले लीजिए भाई, जेई ले लीजिए, एसआई ले लीजिए, हर एक एग्जाम में आपको ये प्रश्न आने वाले हैं। हर एक एग्जाम में, जेओ तक ले लीजिए, हर एक एग्जाम में। और अब तो एचपीपीएससी ने फर्स्ट एग्जाम में आपको जो है वो 20 मार्क्स कर दिए हैं, ठीक है। अगर 20 मार्क्स आप इसमें ही पक्के कर लेते हो तो आपको जो है वो 15 मार्क्स बाकी के सेक्शन में लाने। 35% आपका जो है वो फर्स्ट एग्जाम क्लियर, और सेकंड एग्जाम में मेरिट आपकी बनेगी। तो सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट वहां पे होगा, आप अपने सब्जेक्ट में तो पकड़ आपकी मजबूत ही होगी, तो उस हिसाब से आप जो है वो आसानी से क्लियर कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे ये समझनी है आपको चीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज है। गोबर है, घोड़ा है, हल्दी है या कटोरा है। सो राइट आंसर क्या रहेगा, कटोरा शब्द क्या है भाई, कटोरा। राइट आंसर क्या रहेगा, कटोरा है, ठीक है। गोबर, घोड़ा, हल्दी या कटोरा, तो कटोरा जो है वो देशज शब्द है आपके पास, ठीक है। और देशज शब्द क्या है, विभिन्न बोलियों में बोले जाते हैं, भारतीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं, ठीक है। और इनका स्रोत हमारे पास अज्ञात है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है ना। जूता है, कटोरा है, खिचड़ी है, पगड़ी है, डिबिया है, तेंदुआ है, इस तरह के जितने भी शब्द हैं वो क्या रहेंगे, वो देशज रहेंगे, ठीक है। बाकी गोबर, घोड़ा, हल्दी, देखिए इनके जो स्रोत है वो अज्ञात नहीं है भाई, ये कहां से आए हैं, ये ज्ञात स्रोत है, इसीलिए हम इनको जो है वो देशज नहीं कहते हैं, है ना। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। देखिए विदेशी शब्द कौन सा है, टिकट है, मध्य है, मयूर या वचन। तो समझ सकते हैं आप कौन सा होगा, टिकट ही तो है। टिकट क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, तो विदेशी शब्द हुआ ना, विदेशी शब्द यहाँ पे आ जाएगा ये, है ना। मयूर की बात करते हैं। अब देखिए इसमें मयूर कौन सा शब्द होगा, चलिए मयूर बता दीजिए, तत्सम होगा या तद्भव होगा। तत्सम मैंने बताया था संस्कृत के शब्द रहते हैं, एक तरह से ये याद रख लीजिए कि संस्कृत के शब्द रहते हैं। तो मयूर क्या होगा, मोर, है ना। अगर हम तद्भव कहेंगे इसका तो मोर आ गया, ऐसे हम मयूर
तत्सम आ गया। तो यहां से भी आपको देखिए हर एक के साथ जो है आपने क्या करना, कंपैरिजन करते रहना, यहां से आपकी जो है वो प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मध्य आपके पास आ गया, वचन आ गया, है ना। तो इस तरह के शब्द जो है वो काफी ज्यादा यूज में आपके आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। विशेषण, विशेषण पूछा ही जाता है, ठीक है। विशेषण आपको आता है, सर्वनाम, संज्ञा शब्द, इसमें से आपको प्रश्न एक आएगा ही आएगा, 100% लिख के ले लीजिए। तो कौन सा संज्ञा शब्द रहेगा, हरा, पतला, सभा या गहरा? सो राइट आंसर क्या रहेगा, सभा, सभा, ठीक है। हरा नहीं रहेगा भाई, हरा नहीं रहेगा, पतला नहीं रहेगा, गहरा नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें आपके पास क्या रहेगा, सभा। अब यहां पे देखिए सभा क्यों रहेगा, एक सभा है, व्यक्तियों की एक सभा है, ठीक है। और संज्ञा के भी कुछ रूल है। संज्ञा वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति के समूह का नाम हो सकता है ना, व्यक्ति के समूह का नाम हो सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सभा है वो एक समूह में है, तो यानी कि समूहवाचक संज्ञा हो गई। हरा की हम बात करते हैं तो हरा यहाँ पे कुछ नहीं डिनोट कर रहा है, पतला, गहरा ये कुछ डिनोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें संज्ञा इंक्लूड हम नहीं कर सकते हैं, इनके कुछ अलग से इस प्रयोग में लाए जाते हैं ना। तो सभा जो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा में आता है, इसीलिए सभा जो है वो सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम शब्द आपके पास रहेगा, नींद, रोग, सफाई या कौन? तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हो, क्योंकि सर्वनाम किसे कहते हैं, किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द ये रहते हैं ना, विकारी शब्द इसीलिए रहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, कौन कहेंगे, ओके। और ये कितने रहते हैं भाई, सर्वनाम कितने रहते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं तो 11 सर्वनाम है कुल। कितने हैं, 11 सर्वनाम है कुल। प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं, कुल 11 सर्वनाम की बात कर रहा हूं। मैं, तू, आप, यह, वह, फिर जो, फिर सो, फिर कुछ एक और था, कोई, फिर कुछ, और ये कौन आ गया आपके पास, कौन और क्या, ये कुल 11 हो गए, ठीक है। तो ये 11 आपके पास रहने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, ये आपके पास आ गया अगला प्रश्न, निम्न में विशेषण शब्द है, कौन सा विशेषण शब्द है? मजेदार क्लास है भाई। विशेषण शब्द मैंने आपको बताया था, आपको देखिए टॉपिक्स के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमने ग्रामर के स्टार्टिंग से व्यंजन स्वर से लेकर जो है यहां तक हम आ चुके हैं। तो निम्न में विशेषण शब्द है, कौन सा विशेषण शब्द है? लड़कपन, उचित, कठोरता या घबराहट? बहुत आसानी तरीके से आप बता सकते हैं। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। बी जो है वो विशेषण है, ठीक है, विशेषता है, गुणवाचक विशेषता है, गुणवाचक विशेषता, ये आपको याद रखना, गुणवाचक विशेषण है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या रहेगी, बताइए। अब प्रेरणार्थक क्रियाएं होती क्या है, वो मतलब इस तरीके की क्रियाएं होती है जिसमें जो कर्ता होता है, जैसे मान लो मैं हूं, मैं स्वयं कार्य ना कर कर आपसे कार्य करवा रहा हूं, यानी कि मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कार्य करने के लिए, है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रेरणार्थक क्रिया, समझ रहे हो ना, जिसमें कर्ता जो है वो स्वयं कार्य नहीं करता परंतु किसी और को जो है प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब इसमें उठना है, चमकना है, गिराना है या देना है? सो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, है ना। गिराना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा हार्ड लेवल का हो सकता है, क्योंकि समझने में यहाँ पे आपको जो है वो टाइम लग सकता है, बट समझना है आपको। निम्न में अवयव है, अवयव क्या रहेगा, बताइए। जल्दी बता दीजिए। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? सो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, विहंग, ठीक है। अन्य पर्यायवाची अगर बात करें, खग है, पखेरु है, परिंदा है ना, इस तरह से आपको याद रखने हैं। और पर्वत की बात हम करते हैं, ठीक है, भूधर जैसे आपके पास,
पर्वत का आ गया। और मीन की बात करते हैं तो ये मछली का पर्यायवाची आ गया, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, पर्यायवाची आपको पढ़ लेने, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में भी पर्यायवाची इंक्लूड किए हुए थे। अगला प्रश्न है, जटिल का विलोम होगा। क्या होगा जटिल का विलोम? जल्दी से बताइए मेरे भाई, जल्दी से बताइए, जटिल का विलोम क्या होगा? सरल होगा, कठिन होगा, कुटिल या टेढ़ा? सो राइट आंसर इज, विलोम की बात की गई है, सरल। ठीक है, जितना सरल है उतना, जितना जटिल है उससे ज्यादा सरल है सफलता पाना। हाँ, हमें लगता है जटिल है सफलता पाना, नहीं, परंतु नहीं, अगर हम हार्ड वर्क करें, मेहनत करें तो सरल है। अगला प्रश्न है हमारे पास, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा? गे, देव, या फिर पेय या दान? सो जो देने योग्य है उसका क्या रहेगा ऑप्शन सही? देय। ठीक है, ये आपको देख लेना है, ऑप्शन बी। ठीक है, जो देने योग्य है देय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिन, दिन दीन शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? दिन दीन जो है वो शब्द का, तो दिन क्या रहता है? दिन होता है दिवस, और दुखी दीन है, दीन हम कहते हैं दुखी, दीन है, दीन यानी गरीब, तो दिवस और गरीब, है ना। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस है, पुस्तक है, अंबर है, या बालक है? सो राइट आंसर क्या रहेगा? अंबर शब्द। ठीक है, अंबर जो है वो अनेकार्थक है, क्योंकि अंबर की बात हम करते क्या होता है? वस्त्र भी हो सकता है भाई, अंबर क्या है? वस्त्र भी तो है, आकाश भी तो है, कपास को भी वस्त्र बोलते हैं, और मेघ को भी हम वस्त्र, सॉरी, अंबर बोलते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना अंबर आ गया, पहाड़ी में तो हम कहते हैं अंबर काफी ज्यादा आ गया, यानी मेघ जो है वो काफी ज्यादा आ गया। ठीक है, अंबर, अंबर देखो, आकाश देखो, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं, ये पर्यायवाची भी और अनेकार्थ है कि इसके बहुत ज्यादा अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो जल्दी से बता दीजिए, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? वर्तनी आपको पढ़ लेनी है। देखिए हिंदी के जो वर्तनी है ना, उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। सो राइट आंसर क्या रहेगा? परीक्षा, क्योंकि पूज्य गलत है, मात्रा गलत है। ठीक है, बाकी प्राण, प्राण्य, प्राण आएगा। परीक्षण, परीक्षण इसमें भी गलत है। बाकी परीक्षा जो है वो सही है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? अब अशुद्ध शब्द आपको ढूंढना है, तो देखिए जाहिर सी बात है, आप अशुद्ध शब्द ढूंढ लोगे बहुत आसान तरीके से। क्या रहेगा? प्रादेशिक भी सही है, माधुर्य, व्यापक सही है, बाई, प्रमाणिक, प्रामाणिक, प्रमाणिक, है ना। इसका प्रामाणिक रहेगा। ठीक है, प्रामाणिक रहेगा, तो प्रमाणिक जो है वो गलत उत्तर रहेगा भाई। अगला प्रश्न है, निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का जो प्रसर्ग है कौन सा है? इसमें सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक का जो प्रसर्ग ने, अब कर्म कारक का प्रसर्ग को हम लेते हैं, और कर्ण कारक का जो प्रसर्ग है वो से लेते हैं। संप्रदान कारक का प्रसर्ग भी लेते हैं हम, किसके लिए? को के लिए लेते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखते हैं, रखने कैसे बोलते हैं हम, कर्ता ने कर्म को कर्ण, ठीक है, कर्ण से संप्रदान को के लिए, इस तरह से हम याद रखते हैं ना। तो आपको यही वही पूछा गया है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है? अधिकरण कारक का प्रसर्ग पूछा गया है, जिसका पर आएगा हमारे पास, है ना। सो थोड़े बहुत और प्रश्न है, ये भी कर लेते हैं। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कौन सा पुल्लिंग शब्द रहेगा? देखिए ये भी आपको याद रखने भाई, जेंडर जो है आपको याद याद होने चाहिए भाई। सो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? क्षेत्र। ठीक है, क्षमा, घटना, रीति नहीं रहेंगे ये पुल्लिंग, क्षेत्र आपके पास पुल्लिंग है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा रहेगा आपके पास? गरिमा, क्योंकि गरिमा तो लड़की का नाम भी हो सकता है ना भाई, लेख लड़की का नाम नहीं रहता, स्पर्श लड़की का नाम नहीं रहता, दुख तो आपके पास रहता ही नहीं है इसमें, तो गरिमा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए अगले जितने प्रश्न है इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। हाँ ये है, किसका प्रयोग सदैव सदैव जो है वो बहुवचन में होता है? ठीक है, किसका प्रयोग हम सदैव बहुवचन में करते हैं? सो दर्शन का प्रयोग जो है हम सदैव बहुवचन में करते हैं, है ना। इसके अलावा क्योंकि लोग हैं, हम लोग का
प्रयोग भी जो है वो बहुवचन में करते हैं, क्योंकि एक वचन में नहीं कर सकते। प्राण है, इसका भी आंसू है, दाम है, ठीक है। इस तरह से जो है वो हम इसका प्रयोग जो है वो बहुवचन में ही करते हैं। जैसे आपके पास हमारे पास ट्राउजर्स दिए जाते हैं, ट्राउजर, ठीक है ना। तो इस तरह से सीजर है। सीजर क्या है? सीजर का प्रयोग भी हम बहुवचन में करते हैं। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, है ना। एक कैंची है, बट सीजर्स तो नहीं कह सकते ना हम उस चीज को। सीजर्स जब हम जेंडर बहुवचन की बात करते हैं, वो सीजर का सीजर ही रहेगा, है ना। उसी तरह से दर्शन है आपके पास। अगले प्रश्न है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का क्या उदाहरण है? मैं जाता हूं, राम घर गया था, वो आ रहा है, वो पुस्तक पढ़ेगा। बहुत आसान सा है, राम घर गया था, ये भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूं और वह जा रहा है, वो किसके हैं? वर्तमान काल के उदाहरण है। वो पुस्तक पढ़ेगा, अभी पढ़ी नहीं, वो पढ़ेगा पुस्तक, किसका है? भविष्य काल का उदाहरण है। भाई समझ आया? हिंदी का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने जो है वो कल क्या किया था, हिंदी इंग्लिश थोड़े से प्रश्न लाए थे। आज मैंने टोटली जो है वो हिंदी सेशन लाया, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से हो। हिंदी सेशन क्लियर हो गया होगा आपका, क्योंकि हम वही सेक्शन पे फोकस करेंगे जिससे आपके जो है मार्क्स अच्छे बन सके। अगर हम जो है वो जीके सेक्शन पे फोकस करते हैं, जीके सेक्शन काफी ज्यादा वाइड सिलेबस रहता है भाई। इतना अगर आप जो है वो करने बैठोगे वो 35 मार्क्स के लिए, तो क्यों ही इतना लगे रहना, है ना। इससे अच्छा है आप जो है वो क्या करें, आप जो है वो फोकस करें हिंदी इंग्लिश पर। हाँ, अभी सेकंड जो एग्जाम है उसका सिलेबस जो है वो नहीं आया है, सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट है, क्या पता उसमें जीके सेक्शन भी इंक्लूड किया जाए, तो जीके में भी आप फोकस कीजिए, ऐसी बात नहीं है। बट फर्स्ट एग्जाम की जब हम बात करते हैं, अगर आपका फर्स्ट एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा तो सेकंड एग्जाम तो आपका चेक ही नहीं होगा भाई। अगर फर्स्ट एग्जाम में आपके 35% मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो आप जो है वो सेकंड एग्जाम भूल जाइए। चाहे सेकंड एग्जाम में आपने जो है वो बहुत अच्छे, आपने जो है वो फर्स्ट रैंक ले ली होगी, बट कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। और आप जो है वो कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, अगर आप जो है वो अपनी तैयारी अच्छे से रखते हैं। बाकी क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ रहिए। आपको ये सेशन कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। स्कोर भी अपना जरूर बताइएगा। 35 क्वेश्चंस आज हमने किए, कितना आपका स्कोर इसमें से रहा है हमें जो है आप बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास लेकर, अगला सेशन लेकर। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।